नमस्कार, जेके प्राइम देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आज के इस डिबेट शो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, जम्मू कश्मीर के एक ऐसे मुद्दे की जो कि मिलिटेंसी से भी ज्यादा चैलेंजिंग है, और वो है ड्रग्स। पर एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि ड्रग्स को लेके सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जम्मू कश्मीर में बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर में ड्रग कंजप्शन के, वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसा क्या है जो बढ़ते जा रहे हैं? पुलिस अपनी तरफ से कोशिशें की जा रही है, ड्रग कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, रैलीज निकाली जा रही है, सिंपोजियम किया जा रहा है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, पर उसके बावजूद ये आंकड़े थमने का नाम आखिरकार क्यों नहीं ले रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आया है स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की तरफ से, जिन्होंने ये हाईलाइट किया है कि जम्मू कश्मीर में 13.5 लाख से ज्यादा ड्रग यूजर्स हैं, और खाली वादी कश्मीर के आंकड़ों की बात करूं तो 52,000 ऐसे लोग हैं जो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, और करीबन 1 लाख का एक महीने ड्रग कंज्यूम करते हैं। जी हां, बिल्कुल हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं। और आज के इस डिबेट में बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करूंगी। मेरे जो मेहमान इस डिबेट शो में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। सबसे पहले मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एसएसपी आरसी कोतवाल, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में कमांडेंट हैं आईआरपी बटालियन के, और वादी कश्मीर का रुख करेंगे। वहां से मेरे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं सोशल एक्टिविस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लैला कुरैशी, और साथ ही विकास शर्मा मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो दोमाना में एक रिहैब सेंटर चला रहे हैं, परिवर्तन फाउंडेशन से। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा एसएसपी कोतवाल से। सबसे पहले आपका स्वागत है, और पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, और आपको भी करीबन 10 साल हो चुके हैं, अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग हुई है, रियासी, कठुआ, सांबा, और आपने ड्रग्स को लेकर बहुत ज्यादा काम किया है। क्या लगता है, ऐसा क्या है जो ये आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे? जो ग्राफ है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने की बजाय। जी देखिए मैडम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार। ड्रग्स एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आया हुआ है सो फार एज जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें। पिछले 8 से 10 सालों में मैं ये कहूँगा कि ड्रग एडिक्शंस तो बहुत तरह की यहाँ पे प्रेवलेंट है अमंग द यूथ्स J&K में, लेकिन प्राइमरली पिछले 5-7 सालों से पाकिस्तान की तरफ से डेलिबरेट अटेम्प्ट की जा रही है कि हीरोइन, या जिसको हम डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन बोलते हैं, उसको जानबूझ के पुश किया जा रहा है इंडिया में, और पर्टिकुलरली J&K में। चाहे आप इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, जम्मू की, सांबा की, कठुआ की, या आप LOC की बात करें, आप पुंछ राजौरी की, आए दिन आप देखते होंगे कि सांबा में, कठुआ में, मैं एसएसपी कठुआ था 2 साल 2021 और 22 में, पानसर में, और बहुत सारी जगह पे केजीज में हीरोइन रिकवर की गई है, जबकि इसकी 1 ग्राम की कंजम्पशन जो है दैट विल कॉस्ट यू 5 to 7,000, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक ऐसी ड्रग एडिक्शन है विच लीड्स टू अल्टीमेटली डेथ ऑफ यूथ्स। और ये आप कह सकते हैं कि जैसे आप आए दिन नार्को टेररिज्म की बात भी करते हैं, ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक जानबूझ के अटेम्प्ट की जा रही है इस ड्रग को इंडिया में पुश करने की। मैं एक यूएन की रिपोर्ट पढ़ रहा था नारकोटिक्स पे, 2000 यूएन की एक रिपोर्ट है 2014-15 की। उसमें दे हैव सेड दैट ये जो गोल्डन क्रिसेंट है आपका, जिसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का एरिया कहते हैं, वर्ल्ड की 90% हीरोइन या डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन यही कल्टीवेट होते हैं, यहीं पे बनाए जाते हैं, और वहां से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये भेजा जाता है। ये जो नार्को की जो ट्रेडिंग, इलिसिट इसकी ट्रेड की जाती है, और इंडिया में इसका बहुत सारा फोकस है। मुझे लगता है कि पुलिस इसमें पिछले 5-7 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसको कंप्लीटली वाइप आउट करने में, या जैसे आप कहते हैं कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए आपको जब तक ना आपकी एनजीओ सामने आएंगी, सिविल सोसाइटी सामने आएगी, तब तक इस पे कंप्लीटली कंट्रोल करना
मुश्किल है। बिल्कुल, मुझे आपने लगता है कहा कि एनजीओ पुलिस, सामने नहीं आएंगी, बाकी सामने नहीं आएंगे, सोशल एक्टिविस्ट सामने नहीं आएंगे, लोग सामने नहीं आएंगे तो ये जड़ से खत्म नहीं हो सकता। पर मेरा सवाल ये है कि जो जिनको सामने आना चाहिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, पर जिनको इसमें मुलव्विस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वो मुलव्विस हो रहे हैं। हम आए दिन खबर बताते जी जी, हैं, कभी कोई पुलिस कांस्टेबल, कोई एसपीओ या पुलिस डिपार्टमेंट से ही बहुत बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं। तो क्या लगता है ऐसे एलिमेंट्स को कितनी जल्दी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और जो आइडेंटिफाई होता है उसको इतनी कड़ी सजा देने की जरूरत है कि वर्दी के पीछे किसी की हिम्मत ही ना हो कि वो इसका साथ दे? देखिए ऐसा है कि जो आप बात कर रही हैं, कुछ पुलिस के लड़के भी जी गलती से ड्रग एडिक्ट हो गए हैं और उनका रिहैब भी किया जा रहा है। उनके जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। माय पॉइंट इज वेरी बेसिक। आप ये देखें कि हेरोइन के जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको कितने जल्दी सजा दी जाए, कितनी जल्दी उनको कोर्ट्स में पेश किया जाए और वहां पे उनको सजाएं हो। मोस्टली 0 to 5 ग्राम्स का जो आपका ड्रग है उसको स्मॉल क्वांटिटी कहा जाता है। 5 to 250 ग्राम्स का आपका इंटरमीडिएट क्वांटिटी है। अबव 250 ग्राम्स इज द कमर्शियल क्वांटिटी। तो बहुत सारे टेक्निकल एरियाज हैं जिनको देखते हुए, जहां तक आप ये कह रही हैं कि अगर आप ये देखेंगे कि कश्मीर वैली में या जम्मू के कुछ पार्ट्स में प्रेस्क्राइब ड्रग्स की बहुत सारी एडिक्शन है, जिसमें कैप्सूल्स, कप सिरप्स, इंजेक्शंस, आपकी टैबलेट्स हैं, वो कंज्यूम की जाती हैं। उसके अलावा हीरोइन की जो सबसे बड़ी एक चैलेंज बन के आया हुआ है, जिसका पैसा कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटी में भी यूज बिल्कुल। होता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो अपने साउथ कश्मीर से आपकी पॉपी स्ट्रा आती है जिसको आप बुकी कहते हैं, वो बहुत सारे आपके ट्रकर्स, बस चलाने वाले और ये लोग यूज करते हैं। तो ये एक होलिस्टिक वे से इस चीज को देखने की जरूरत है, जिसमें आपका अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत है, नंबर बिल्कुल। 1। नंबर 2, आपको स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। मैं जम्मू में जब था, हम में एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाता था, संजीवनी करके, अगेंस्ट बिल्कुल, दी ड्रग्स एजुकेशन एंड दी इंस्टीट्यूशंस नारकोटिक्स। में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस करने की। फिर एक बार आपके पास आऊंगी, पर सबसे पहले कश्मीर का रुख करूंगी। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट लैला कुरैशी ज्वाइन कर चुकी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और लैला कुरैशी, आप बहुत काम करती हैं इस पे, और क्या कहेंगी? मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं 10 से 17 साल के बीच में वो भी इसमें मुलव्विस हैं, जो एडल्ट्स हैं 18 से 75 साल के बीच में वो भी इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। तो अब जो मेजॉरिटी है वो 18 से 75 साल की उम्र की है। तो क्या कहेंगे कि कितने, कौन इसको धकेलता है इस दुनिया में, किस तरह से ये जाते हैं? आप बहुत सारे लोगों के साथ डील करती हैं, क्या आपने पाया इसमें? जी जी, बताइएगा। बताऊंगी कि जो डेटा इस वक्त आया है हमारे पास 13 लाख का, वो सारा वो डेटा है जो रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड जो डेटा है वो अभी तक हमें नहीं पता कितना है। तो 13 लाख हम सिर्फ कह सकते हैं कि भाई इट्स नॉट अ करेक्ट डेटा, इट्स अ डेटा विच इज ओनली बीन रिकॉर्डेड, जो हमारे पास है। जो अनरिकॉर्डेड डेटा है उन लोगों का जो नहीं आते हैं किसी के पास, जिसका नहीं पता कि वो मुलव्विस है इसमें, वो रिपोर्टेड अभी नहीं हुआ है। रही बात आपके दूसरे सवाल का कि लोग कैसे मुलव्विस होते हैं, तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ड्रग्स जो है वो वन टाइम एडिक्शन है, स्पेशली हीरोइन। पीयर ग्रुप्स इतने ज्यादा हैं, अगर एक लड़का मुलव्विस होता है तो अगर 5 और उसके साथ हो वो भी मुलव्विस हो जाते हैं, क्योंकि किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी की नजर गुजर नहीं रही है। और सिम्टम्स इतना मतलब एविडेंट है, बट फिर भी पेरेंट्स को नहीं पता चलता है कि मेरा बच्चा मुलव्विस है। डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा है। आपका जो पिज्जा है, मैं अक्सर ये बोलती हूँ, आपका पिज्जा 30 मिनट्स में डिलीवर हो जाता है, बट अगर आपको हीरोइन की डिलीवरी चाहिए तो विद इन 5 मिनट्स हीरोइन आपके घर पहुंच जाता है। इट्स बिकम अ हब ऑफ बिजनेस, it's become a hub of everything here in Kashmir. कश्मीर में 10 साल नहीं, मेरे पास the youngest patient था 7 साल का, 7 साल का बच्चा था जो मेरे पास आया था, जो हीरोइन एडिक्ट था, and he was taking IV. IV means injections. तो ये कोई छोटी बात नहीं, it's definitely an alarming situation. And 13 lakhs is just the minimum, I would say. हमारे पास तो बाकी सारा रिपोर्टेड डेटा है ही नहीं।
बिल्कुल। और अगर हम कश्मीर की बात करूं, मैं एक और बार आंकड़ा दोहराना चाहूंगी कि 52,000 लोग जो हैं ड्रग वहां पे कंज्यूम कर रहे हैं और 88,000 रुपए का ये ड्रग हर महीने आ रहा है। यानी करीबन 1 लाख रुपए का ड्रग अगर किसी को लेना है तो वो किस हद तक गुजर सकता है। अगर हम क्राइम को भी कनेक्ट करके देखें तो क्राइम, जो बढ़ता क्राइम हमें देखने को मिल रहा है वहां पे, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर 1 लाख रुपए का एक शख्स, 52,000 में से एक इंडिविजुअल अगर इतना कंज्यूम कर रहा है तो वो महीने का 1 लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए क्या कुछ कर सकेगा, किस हद तक जा सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ तीसरे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, विकास शर्मा हैं जो परिवर्तन फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं दोमाना से। विकास जी, बताइएगा, आपके रिहैब सेंटर में बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, सबसे ज्यादा क्या लगता है चैलेंजिंग क्या होता है उनको ठीक करना, उनको सुधारना कैसे करते हैं? तो सबसे चैलेंजिंग जो एक संस्था हम चला रहे हैं, सबसे चैलेंजिंग वो यंगस्टर्स हैं, उनको बिल्कुल एहसास नहीं आज की डेट में कि वो बिजनेस किए हुए हैं और वेरी इजी उनमें अंडर कि दे आर alcohol. There is no they think कि उसमें कोई छोटी मोटी चीज है बहुत सेल्फ रिलायंट है, उनको लगता है कि वो 15-20 दिन में ठीक हो जाएंगे। जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो वी आर लुकिंग इनटू टू एस्पेक्ट्स ऑफ ऑफ द फिजिकल, ये जो इसकी साइकोलॉजी है, वी लुकिंग इनटू द फिजिकल डिपेंडेंसी एंड द मेंटल डिपेंडेंसी ऑल्सो। Physical dependency fortunately is taken care of within a span of 20 odd days. बिल्कुल विकास जी, आपका अभी फिलहाल नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार फिर रुक करेंगे। हम एसएसपी कोतवाल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत इजीली अवेलेबल है, इजीली एडिक्टिव है ये, और अगर एक मिल रही तो इतनी सब्सटेंस है मार्केट में। जी बिल्कुल, एक बार फिर आपके पास आऊंगी। एसएसपी कोतवाल से मेरा ये सवाल रहेगा कि आए दिन जो है हम ये खबरें बताते हैं, पढ़ते हैं कि आज यहाँ पे इस इलाके में ये ड्रग पेडलर पकड़ा गया, यहाँ पर ये पकड़ा गया। क्या आपको लगता है सिर्फ ड्रग पेडलर्स पकड़ना कामयाबी हम मानेंगे? क्योंकि ये तो स्मॉल प्लेयर्स हैं, जो की प्लेयर्स हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, वो तो कहीं ना कहीं रह ही जाती हैं, बच ही जाती हैं, और जब तक हम उसे नहीं पकड़ेंगे तो ये सब सॉर्ट आउट नहीं होने वाला। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है जो बड़े लेवल की तस्करी करते हैं। चाहे आपकी बंटोल प्लाजा में हीरोइन पकड़ी गई हो, जम्मू में गांधीनगर के एरिया में पकड़ी गई थी, नरवाल के एरिया में पकड़ी गई थी, उसके बाद बॉर्डर्स पे पकड़ी गई है। बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन आप जो एक पिरामिड को लेके चलती हैं कि ये पिरामिड पे बैठा हुआ ए आदमी ही इसके लिए जिम्मेवार है, ये अलग अलग जगह से आपके यहाँ पे पुश की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ कि कठुआ के बॉर्डर से भी ये पुश की जा रही है, सांबा के बॉर्डर से भी की जा रही है, जम्मू के भी की जा रही है, पुंछ, राजौरी, नॉर्थ कश्मीर से भी की जा रही है। और ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे नेबरिंग कंट्री से आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये एक जानबूझ के किया जा रहा है और वहाँ की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं। और जब ये यहाँ पे आती है तो यहाँ पे अलग अलग ड्रग पेडलर्स इसको पेडलिंग करके यंगस्टर्स में इसको फैला रहे हैं। जैसे ये बाकी जितनी भी ड्रग एडिक्शंस हैं उसका इतना फैटल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसका तो बहुत ही फैटल कॉन्सिक्वेंस है। 5 to 7 ईयर्स में कई बच्चों का ड्रग ओवरडोज से डेथ हो रही है। लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से, अगर आप फिगर्स देखेंगी पिछले 5-7 सालों में, तो बहुत सारा काम हुआ है इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के एरिया में लोगों को नहीं पता कि कौन आदमी नशे का धंधा कर रहे हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जब तक ना सिविल सोसाइटी इसमें आगे आएगी, जब तक ना आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को अवेयर किया जाएगा, जब तक ना जो बच्चे गलती से, क्यूरोसिटी से किसी कारण इसमें चले गए, उनका रिहैब नहीं किया जाएगा। जम्मू में लेट मी टेल यू कि एक रिहैब J&K पुलिस का गुलशन ग्राउंड जम्मू में चल रहा है,
एक जैसे दुबाना में चल रहा है, अदरवाइज कोई बहुत बड़े लेवल का रीहैब सेंटर उस लेवल का नहीं है जहां पे बच्चों को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल तक का ये कोर्स होना चाहिए। लेट मी टेल यू, स्टडीज बताती हैं कि हीरोइन एडिक्ट्स जो हैं उनका जो लैप्स है वो 75% है। कि मान लो एग्जांपल है कि अगर आप एक ड्रग एडिक्ट को ट्रीट करते हैं, 100 को ट्रीट करते हैं, तो उसमें से 75 लोगों का दोबारा से रीलैप्स होने में चांसेस बनते हैं। तो इसलिए इसका बहुत फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अच्छा रीहैब चाहिए, एक टाइम पीरियड का रीहैब चाहिए, फिर जाके हम इन बच्चों को ठीक कर सकते हैं। और जो लोग इसमें पेडलिंग में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कोर्ट्स भी उनको बेल नहीं दें, उनको कन्विक्ट करें। ओवरऑल जब तक ना सोसाइटी एक ग्रिड पे आके लड़ेगी तब तक ये चीज कंट्रोल होने वाली नहीं है। बिल्कुल। वही मेरा सवाल लैला कुरैशी से रहेगा। क्या लगता है लैला कुरैशी की जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी वीक है फिलहाल, या उसे कितना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, रिहैब्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर हम रैलीज करते हैं, सिंपोजियम करते हैं, या फिर हम जिस तरह से अगर बात कर रहे हैं कि अगर लोगों को पता कैसे चलता है, इतना इजीली अवेलेबल है सब कुछ, सबको पता है कि अगर हमें कहाँ जाना है, सिर्फ बातें करके क्या सलूशन निकल सकता है इसका? क्या आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी को किस तरह से चेंज करने की जरूरत है और कितना चेंज करने की जरूरत है? I'll be very honest, the strategy is not weak, it's very poor. It's very, very poor. सबको पता है, अवेयरनेस बहुत हो चुकी है। यहाँ पे इतनी अवेयरनेस हुई है, मुझे नहीं लगता है किसी और जगह पे इतनी अवेयरनेस हुई होगी ड्रग्स की। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है। एवरीबडी नोज के जम्मू एंड कश्मीर में कितना ड्रग्स, स्पेशली इन द वैली, हर किसी को पता, हर कोई अवेयर है कि ड्रग्स है कहाँ कहाँ, कोनों कोनों में। बट द स्ट्रैटेजी इज वेरी पुअर बिकॉज वी कीप ब्लेमिंग ईच अदर। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डाल रहा है कि भाई ड्रग इनकी जिम्मेदारी है, ड्रग इनकी जिम्मेदारी है, ड्रग खत्म करना उनकी जिम्मेदारी है। प्रोफेशनल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई कुछ मेडिसिन दे रहा है, कोई कुछ मेडिसिन दे रहा है। इट इज जस्ट अ होल सर्कल एंड नोबडी इज कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, जिस वजह से ड्रग्स बढ़ रहा है। अगर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए एंड रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कुछ लोगों को, जिनको एक्चुअली अकाउंटेबल बनाया जाए कि भाई आप हैं, यू आर वर्किंग कंप्लीटली फॉर ड्रग्स, यू आर अकाउंटेबल टू अस, आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ मंथ यू विल कम एंड रिपोर्ट अस कितने लोगों को आपने रिहैबिलिटेट किया है, कितने लोगों को आपने मेडिकेशन पे रखा है, कितने लोगों को आपने बाहर जॉब्स दी, कितने लोगों को आपने वापस सोसाइटी में रिहैब किया, कितने लोग कहाँ पे हैं। Nobody is accountable. The data is just from hospitals and some professionals and that's it. Where is the strategy? Who have given a strategy to start a rehab? The government has given few, guidelines, or rehab यहाँ पे कोई शुरू कर नहीं सकता because nobody has a support. I myself have a rehabilitation center and recently there was so much of chaos कि भाई ये rehabilitation यहाँ से हटाओ, because there is no one is supporting. There should be accountable government officials, government body who will come forward and are accountable just to vanish drugs from Jammu and Kashmir. It's very, very important. We cannot blame any country, any state, any other place. Right now यहाँ पे एक वबा है, it's a pandemic. We need to come forward and vanish it together. हम एक दूसरे को जितना ब्लेम करेंगे उतने हमारे यंगस्टर्स ओवरडोज से खत्म हो जाएंगे एंड हमारा क्राइम बढ़ता रहेगा, हमारी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। व्हाट इज हैपनिंग? बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो मेन कल्परिट्स हैं, जो बड़ी मछलियां हैं इसके पीछे, उन्हें आइडेंटिफाई करना, अकाउंटेबल उन्हें ठहराना और उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा उनको देना, क्योंकि जड़ से नशा खत्म करना है तो जड़ से इन लोगों को भी उसी तरह से ट्रीट करना है ताकि ये खत्म हो सके। विकास जी बताइएगा, आप रिहैब सेंटर चलाते हैं, जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कितना दुखी होते हैं। जाहिर तौर पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है कि रोते बिलखते हुए रिहैब सेंटर में जब पेरेंट्स पहुंचते हैं, क्या उनके दिल पर बीतती है, क्योंकि अगर एक शख्स फैमिली में नशा करता है तो पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। इतनी परेशानी में वो चले जाते हैं कि उससे उभरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो क्या देखते हैं आप जो फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर आती हैं जब वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं? इशू ये है कि फैमिली एडमिट करवाने के लिए आते हैं तो
हैं और बहुत नहीं होती है। सर विद इन स्पैन ऑफ 15-20 डेज पहली मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ या बच्चे के साथ, वो देख के इतने खुश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये कंप्लीट हो गया। मैं बहुत ज्यादा सहमत हूं कोतवाल साहब की जब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की, हीरोइन एडिक्शन की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस करीब 8 महीने और आज की डेट किसी के पास इतना ना बच्चों के पास ना फैमिलीज के पास। आई थिंक जब हम बात करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अवेयरनेस है वो पेरेंट्स को देनी है। बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं वो बहुत सालों से होते आ रहे हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है वो पेरेंट्स को देनी है और वो उस लेवल पे काम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कुरैशी मैडम बोल रही हैं, जो रिहैबिलिटेशन गाइडलाइंस हैं वो इतनी स्ट्रिंजेंट हैं और इतनी टफ है कि वो कंप्लीट करना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। और एक और पर्टिनेंट चीज है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे पास JNK में ट्रेंड जो डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं या प्रोफेशनल्स हैं ट्रेंड, वो बहुत कम है मैम। वो ट्रेनिंग होना, वो गवर्नमेंट की तरफ से या कोई प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो ट्रेन करे प्रोफेशनल्स को, जो डील करें डी एडिक्शन में, क्योंकि हम लोग उस सेक्टर में आते हैं जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन की तरफ को मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मेरा दिमाग नहीं चलता है प्रिवेंशन की तरफ के लिए। प्रिवेंशन के लिए लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस है और जुडिशरी है, बहुत सारी चीजें हैं। मगर मैं जब बात कर रहा हूँ तो वो बात कर रहा हूँ ट्रीटमेंट के एंगल से, क्योंकि लास्ट स्टेज यही है कि अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो वी नो द नंबर्स ऑफ पीपल हु आर और द नंबर ऑफ एडिक्ट्स हु आर डाइंग डेली ऑन अ डेली बेसिस इन JNK। सो अवेयरनेस, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, awareness to parents basically, and trained professionals. We need more trained professionals to help us in this age and time of pandemic. आप कुरैशी मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। We reaching a pandemic not only with drug addiction but with hepatitis C and HIV also. बिल्कुल। और SSP RC कोतवाल से मेरा सवाल ये रहेगा कि जहां पर हम स्ट्रेटेजी बनाने की बात कर रहे हैं, लैला कुरैशी ने कहा बहुत वीक स्ट्रेटेजी है, तो आपको क्या लगता है कि जो अंडरकवर बायर्स हैं उनको एक्सपोज करने की जरूरत है? क्योंकि जैसे आपने बताया कुछ सिरप्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं जिनका मिसयूज किया जाता है, एज अ ड्रग उसे यूज किया जाता है, उनको एक्सपोज करने की जरूरत है जो अंडरकवर बायर्स हैं, और उन पर जो केमिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। तो इन छोटी छोटी चीजों को देखने की जरूरत है, कौन कहां से मुलव्विस हो सकता है, सोसाइटी में रह के मुलव्विस है और उनको ढूंढ कर निकालना है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं और उनको एनालिस्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके तो उसका एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ रिजल्ट्स का देखने की जरूरत तो है ही है। बट मैं ये कहूंगा कि जब आपका जो सबसे डेंजरस ड्रग हीरोइन है, उसकी सबसे पहले आपको डिमांड को कम करना पड़ेगा। जब आपकी मार्केट में डिमांड कम होगी तो आपकी सप्लाई को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा बॉर्डर्स बहुत पोरस है, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये ड्रग कहाँ से आ रही है। देखो, फंडामेंटल्स को जब तक आप नहीं समझोगे, उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम की का सलूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। कहाँ से ये चीज आ रही है, पहले आपको वो जानना है। उसके बाद जो यूजर्स हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, आपको डिमांड कम करनी पड़ेगी। डिमांड कम कैसे होगी? पेरेंट्स की अवेयरनेस होगी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यंगस्टर्स में है भी, लेकिन उसको आपको एक तरीके से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद आप थर्ड स्टेज पे जाएंगे कि जो बच्चे कहीं चले गए हैं इसमें, उनका रिहैब कैसे किया जाए। देखिए, ऐसा है कि ड्रग एडिक्शन में, स्पेशली हीरोइन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको जैसे अभी एक पैनलिस्ट आपके कह रहे थे कि 7 साल का बच्चा भी है, तो इसमें आपको अपर एज लिमिट 30-40 तक मेजॉरिटी 75 to 80% लोग मिलेंगे जिनका एज ग्रुप टीन एज से लेके 40-45 के आसपास है, भी इसमें इन्वॉल्व है। और आखिरी सवाल मेरा लैला कुरैशी से रहेगा, रिहैब सेंटर में आप क्या देखती हैं, क्या महसूस करती हैं, क्या लगता है, कितना चैलेंजिंग होता है, ये सब आखिर में बताइएगा। जिनकी जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, ये एक खुदकुशी है।
इनको ये लगता है कि हम ड्रग्स कर रहे हैं, हमारी वैसे भी जिंदगी रहने वाली तो है नहीं, तो वो उस तरफ उनका माइंड उस तरीके से बन जाता है कि हमें मरना है। तो उस इंसान की सिर्फ डिपेंडेंसी हमें खत्म नहीं करनी, सिर्फ फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं करना है, सबसे बड़ी बात है उसका माइंड हमें ठीक करना है कि नहीं आप देयर इज होप। उसको ये लगता है कि अब मेरी बॉडी तो वैसे भी डिपेंडेंट है किसी भी ड्रग पे, चाहे वो हेरोइन है, चाहे वो कोकेन हो, चाहे वो कैनबिस हो, चाहे वो मेडिकल ड्रग्स हो, साइकोट्रोपिक ड्रग्स हो, कुछ भी हो। एवरी डिपेंडेंसी इज बिकॉज देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, देयर इज लैक ऑफ देयर माइंड की वो स्ट्रेंथ नहीं होती है। आपकी जो फिजिकली डिपेंडेंसी वो सिर्फ नहीं है, जो माइंड है, जो स्ट्रेंथ है, उसका क्या, उस पे काम करना जरूरी होता है। पेरेंट्स दे आर ड्रेन्ड, द मनी इज ड्रेन्ड, द इकोनॉमी इज ड्रेन्ड, द फैमिली इज ड्रेन्ड, डिवोर्सेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। बच्चों को, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगी, मैक्सिमम बच्चों को हेप सी होता है, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी, समटाइम्स इवन ए, उनके फिर बच्चों को भी होता है, उनकी वाइफ्स को भी होता है, उनकी फैमिलीज को भी होता है। और उस वजह से गवर्नमेंट ने जो हेप्सी जो है, जो भी हेप्सी पॉजिटिव उनके लिए मेडिकेशन फ्री रखा है, बट यहाँ पे डॉक्टर्स पहुंचते ही नहीं उन तक कि भाई उनको फ्री मेडिकेशन मिले। मेडिसिन पे भी स्कैम है, भाई हेप्सी किसी का पॉजिटिव है, आपको फ्री मिलेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट नहीं, वो नहीं देंगे, वो आपको वहां भेजेंगे जहां पे आपको प्राइवेट में खरीदना पड़ेगा। सो इफ यू टॉक अबाउट रिहैबिलिटेशन, वी आर सफरिंग, माय टीम इज सफरिंग ईच डे टू इवन सेव वन लाइफ। हमारे पास ना मेडिकल सपोर्ट कभी होता है, कभी somebody refuses to come, a doctor और a psychiatrist, वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं आ सकते। हम कहाँ से लाएं, किधर से लाएं हम? There are so much of lack of support. I want to only, हमारा रिहैब चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है, we have a good rate of not having relapse. हमारा पहले 100% बच्चे ठीक होते थे, but after that 50 relapse होने लगे, 50% because of the availability बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बेसिक डिमांड भी बढ़ी है, बट अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा मुलविस हो गए। तो हमारे रिहैबिलिटेशन में वी नीड सपोर्ट, वी नीड पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प दीज चिल्ड्रन। हर किसी को आगे आना है, लोग आवाम को आगे आना है, पुलिस को एक मेजर रोल प्ले करना है, सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओज, हर किसी को मिलजुल के इस पर काम करना है ताकि ये जड़ से खत्म हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, एसएसपी आरसी कोतवाल, लैला कुरैशी कश्मीर से और विकास दोमाना से। तो आज के इस डिबेट में जो हमारा मुद्दा था वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। बढ़ते आंकड़े दिखा रहे हैं कि माहौल कितना खराब है, यंगस्टर्स की बात करें, बच्चों की बात करें, या फिर हम बड़े एज ग्रुप वालों की भी बात करें, जो भी इसमें मुलविस होता है सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी फैमिली की जिंदगी तबाह करता है, उन सबको परेशानी में डालता है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।